नमस्कार। आज की इस बेहद अहम चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के बदलते चेहरे और उसके काम करने के तरीके के बारे में। सरकार के हालिया फैसलों और उसके पीछे काम कर रहे पूरे सिस्टम को हम बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे, ताकि इस बड़े बदलाव की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो सके। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। स्क्रीन पर जो आप ये 93,000 से ज्यादा का आंकड़ा देख रहे हैं ना, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये दरअसल मुकदमों का वो विशाल पहाड़ है जो इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्याय का इंतजार कर रहा है। मुकदमों का ये भारी बोझ हमारी न्याय व्यवस्था को धीमा कर रहा है, और आगे बढ़ने से पहले इसे समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरे मुद्दे और सरकार के समाधान को समझने के लिए हम अपनी चर्चा को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम मुकदमों के इस पहाड़ को देखेंगे, फिर 2026 के संशोधन विधेयक पर बात करेंगे, आने वाले रिटायरमेंट समझेंगे, जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज आखिर बनता कौन है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, और अंत में इस पर चल रही मौजूदा बहस को भी देखेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मुकदमों के इस भारी बोझ की। हम सबने ये कहावत सुनी है कि न्याय में देरी मतलब न्याय न मिलना। 2019 में जब जजों की संख्या बढ़ाई गई थी तो एक उम्मीद जगी थी कि पेंडिंग केसेस का ये पहाड़ थोड़ा कम होगा। लेकिन फिर कोविड-19 आ गया। महामारी के असर और हर साल दर्ज होने वाले हजारों नए उलझे हुए मामलों ने मिलकर पेंडेंसी के इस आंकड़े को इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। और यहीं पर एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 की। दशकों पुरानी फाइलों से धूल हटाने के लिए लाए गए इस बिल का गणित काफी दिलचस्प है। इसे ध्यान से देखिए। 2019 से हमारे पास 33 जज और एक चीफ जस्टिस, यानी कुल 34 जजों की स्ट्रेंथ थी। लेकिन 2026 के इस नए बिल के बाद ये संख्या बढ़कर 37 जज और एक चीफ जस्टिस, यानी कुल 38 हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने कभी इतने जज एक साथ नहीं देखे। अब जाहिर है इतने नए जजों की नियुक्ति होगी तो बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रबंधन भी करना होगा। इन नए जजों का वेतन, उनके स्टाफ का खर्च, ये सब सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि से उठाया जाएगा। और इसका सीधा सा फायदा ये होगा कि अब अहम और बड़े संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए अदालत में ज्यादा बेंच बन सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट का ये सफर देखना भी अपने आप में काफी मजेदार है। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब सिर्फ 8 जज हुआ करते थे। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ी, कानूनी पेचीदगियां बढ़ीं, अदालत को भी अपना आकार बढ़ाना पड़ा। 1956 में ये संख्या 10 हुई, 1977 में 17, 1986 में 25, 2019 में 34 और अब ये 38 होने वाली है। लेकिन इस नए बिल को लेकर इतनी तत्परता क्यों दिखाई जा रही है? इसे समझने के लिए हमें आने वाले रिटायरमेंट्स को देखना होगा। दरअसल 2026 और 2027 के बीच हमारे कई बेहद सीनियर जज अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इन नामों पर गौर करें। जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस जेके महेश्वरी, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और खुद 2027 में चीफ जस्टिस सूर्यकांत। जजों की कुल संख्या 38 करने से अदालत को एक बहुत ही जरूरी बफर मिल जाएगा, ताकि इन वरिष्ठ जजों के एक साथ जाने से अदालत का काम बिल्कुल भी धीमा ना पड़े। भविष्य की रूपरेखा की बात करें तो एक हैरान करने वाला तथ्य ये है कि हमारे सिस्टम को कितने सालों आगे तक की प्लानिंग करनी पड़ती है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा जो मई 2028 में रिटायर होंगे और जस्टिस जेबी पारदीवाला जो अगस्त 2030 तक अदालत में रहेंगे, ये आने वाले कल की अहम नाम है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी न्याय व्यवस्था अपनी अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर कितने दूर की सोच रखती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इन 38 कुर्सियों पर बैठने के लिए आखिर बुनियादी योग्यता क्या चाहिए। सबसे दिलचस्प बात, संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं बताई गई है। लेकिन हाँ, रिटायरमेंट के लिए एक बेहद सख्त और पक्की सीमा जरूर तय की गई है, और वो है ठीक 65 साल। तो योग्यता के नियम काफी कड़े हैं। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना। इसके बाद 3 विकल्प हैं। या तो वो कम से कम 5 साल तक हाईकोर्ट में जज रहे हों, या 10 साल तक हाईकोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की हो, या फिर एक आखिरी विकल्प है कि राष्ट्रपति की नज़र में वो एक बहुत ही सम्मानित और बड़े कानूनविद यानी डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट हों। और एक बार इनकी नियुक्ति हो जाए तो इन्हें पद से हटाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद में एक बहुत ही जटिल महाभियोग प्रस्ताव पास करना होता है,
और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारतीय इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। यही बात इनकी पूर्ण और बेखौफ स्वतंत्रता को मजबूती से स्थापित करती है। तो अब आते हैं एक बहुत ही अहम सवाल पर, कॉलेजियम सिस्टम, यानी जज ही जजों की नियुक्ति कैसे करते हैं। सरकार जजों के पद तो बढ़ा रही है, लेकिन उन्हें भरने का तरीका दुनिया में सबसे अलग है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम वास्तव में मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने ऐतिहासिक फैसलों से बनी एक व्यवस्था है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज मिलकर नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। चलिए देखते हैं ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले कॉलेजियम सीनियरिटी और मेरिट के आधार पर नामों की एक लिस्ट फाइनल करता है। फिर सरकार इन नामों का गहन बैकग्राउंड चेक करती है। अगर सरकार को किसी नाम पर ऐतराज है तो वो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। लेकिन, और ये बहुत अहम है, अगर कॉलेजियम उसी नाम को दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति को उस नियुक्ति पर अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। और इसी अनोखे सिस्टम की वजह से जन्म लेती है वो मौजूदा बहस, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस मुद्दे पर राय बिल्कुल बंटी हुई है और हमारा काम सिर्फ इन तथ्यों को तटस्थ रूप से आप तक पहुंचाना है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका पक्का मानना है कि ये सिस्टम न्यायपालिका को किसी भी तरह के राजनीतिक दखल से पूरी तरह दूर रखता है और उसकी आज़ादी की रक्षा करता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और आलोचकों का तर्क है कि इस प्रक्रिया में सार्वजनिक पारदर्शिता की भारी कमी है और ये नियुक्तियों में सरकार की भूमिका को बहुत ही सीमित कर देती है। शक्ति और पारदर्शिता की ये बहस कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा आप साल 2015 की इस घटना से लगा सकते हैं। तब सरकार NJAC बिल लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये कहते हुए पूरी तरह से रद्द कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में एक असंवैधानिक हस्तक्षेप है। ये वाकया दिखाता है कि अधिकारों की ये लड़ाई कितनी पुरानी और मजबूत है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक परिपक्व लोकतंत्र न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता और साथ ही सार्वजनिक पारदर्शिता की मांग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस आखिर कैसे बना सकता है। इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस पूरे विषय को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।